चलो ठीक है, देखिए ध्यान से सामने देखना है, ठीक है। देखिए एमाइन, हल्ला नहीं करना है, शांति से सुनना है ना। देखिए एमाइन क्या है, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है, अमोनिया पढ़ते हैं ना, तो पिछले क्लास हम लोग पढ़ाए थे कि एमाइन जो आप लिखते हैं, हम लोग प्राइमरी कार्बन के साथ अगर कोई OH लगाते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल, हैलोजन लगाते हैं तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होता है ना। सेकेंडरी कार्बन के साथ अगर कोई हैलोजन लगाते हैं तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, अगर OH लगाते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल। टर्सरी कार्बन के साथ अगर कोई OH लगाते हैं तो टर्सरी अल्कोहल, और अगर कोई हैलोजन लगाते हैं तो टर्सरी अल्काइल हैलाइड। उसी तरह अगर प्राइमरी कार्बन के साथ अगर NH2 ग्रुप लगाते हैं तो प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी कार्बन के साथ अगर NH2 ग्रुप लगाते हैं तब क्या बोलेंगे, और टर्सरी कार्बन के साथ लगाएंगे तब क्या बोलेंगे, टर्सरी एमाइन। पिछले क्लास भी बोले थे कि ऐसा नहीं होता है, याद रखना, नहीं बोले थे हम? फिर वही बात, फिर वही गीत गाने लगे। देखिए सुनिए, याद है, देखिए और हम ऐसे पूछते हैं इसलिए ऐसा हो जाता है ना। देखिए हम बताए थे इसलिए इसको इतना प्रेस देते हैं, जोड़ देते हैं कि याद रहे दिन तक, ठीक है ना, जल्दी गलती ना करें आप लोग। तो हम क्या बताए, ध्यान से देखिए, जैसे आप अमोनिया लिखते हैं ना, देखिए ये अमोनिया है NH3, ठीक है। अमोनिया का आप 3H लगा दिए, 1 2 3, इसको आप लिखे, है ना। अब देखिए हम एमाइन में क्या डिफिनेशन है कि ए अमोनिया से अगर कोई एक H हटा दिएगा, ठीक है, अमोनिया से कोई एक H हटा दिए, कोई भी एक R लगा दीजिए, R का मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कुछ भी आप लगा दीजिए, है ना। तो आप मान लीजिए कोई भी एक R अगर आप जोड़ देते हैं तो कंपाउंड, मान यहाँ से H हटा दिए, एक R हो गया, N हो गया, H हो गया, H हो गया। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं RNH2, क्या लिख सकते हैं, RNH2। तो यदि आप RNH2 लिखे तो अमोनिया का एक H हट करके अगर कोई एक अल्काइल ग्रुप लगता है तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी एमाइन। क्या कहते हैं, प्राइमरी एमाइन, यानी इसी को कहते हैं 1 डिग्री एमाइन। अगर अमोनिया का कोई 2H हट गया और कोई 2 अल्काइल ग्रुप अटैच हो गया, चाहे मिथाइल, इथाइल कुछ भी लगा हो, अगर 2 हाइड्रोजन हट करके कोई भी 2 अल्काइल ग्रुप अगर उसके साथ जोड़ देते हैं, चाहे सेम अल्काइल हो या डिफरेंट अल्काइल हो, तब उस कंपाउंड को हम कहते हैं सेकेंडरी एमाइन। जैसे देखिए RNR, एक H रहने दीजिए, इसको आप क्या लिखेंगे, R2NH। ऐसे क्या लिखेंगे, R2NH, इसको क्या बोलिएगा, 2 डिग्री एमाइन, या इसी को कहेंगे सेकेंडरी एमाइन। और अगर किसी अमोनिया का 3 OH हटा दी और 3R लगा दिए ऐसे, तो 3H हटा के 3R लगा दिए तो कंपाउंड जैसे बन गया RN, इधर भी R और इधर भी R, क्या बन गया, R3N। ऐसे इसको कहते हैं टर्सरी एमाइन, 3 डिग्री एमाइन। इसका मतलब NH2 रहता है तो प्राइमरी एमाइन हो गया, ऐसे समझिए। NH हो गया तो ये सेकेंडरी एमाइन हो गया, और सिर्फ N हो गया और 3 बॉन्ड हो गया इसका, तब इसको क्या बोलेंगे, टर्सरी एमाइन। क्या बोलेंगे, टर्सरी। बात समझे, NH2 को प्राइमरी एमाइन, अगर कंपाउंड NH रहता तो सेकेंडरी एमाइन, और सिर्फ N रहता तो क्या कहलाएगा, टर्सरी एमाइन। इसको डिफिनेशन जरूरत नहीं, वो सब 12th में आगे पढ़िएगा सब, अभी सिर्फ समझना है कि इसको क्या कहते हैं। एमाइन के बाद आ जाए R का मतलब कोई भी अल्काइल, यहाँ R क्या है, R मीन्स अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप का मतलब जैसे CH3 हो गया, C2H5 हो गया, ये सब अल्काइल ग्रुप हो गया। R का मतलब क्या हो गया, अल्काइल ग्रुप, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। देखिए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एमाइन। उसके बाद ये भी याद रखना है कि जो दोनों तरफ अल्काइल सेम रहेगा तो उसको सिमेट्रिकल एमीन कहते हैं या सिंपल एमाइन कहते हैं।
अगर दोनों आर अलग अलग हो जाएगा तो उसको अनसिमेट्रिकल एमाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनसिमेट्रिकल एमाइन। तो जब आगे पढ़िएगा तो सब पढ़ाया जाएगा, है ना। ऐसे देखिए थोड़ा लिख देते हैं टाइप्स ऑफ एमाइन में। देखिए पहला लिखिए सिंपल या सिमेट्रिकल। सिंपल या सिमेट्रिकल एमाइन। जैसे सिमेट्रिकल या ये सेकेंडरी या टर्सरी में होगा, प्राइमरी में तो होगा ही नहीं, क्योंकि प्राइमरी में तो एक आर है ही हमारा। तो कम से कम जहां दो आर है, जैसे देखिए अगर मान लीजिए CH3 लगा है, यहाँ भी N है, यहाँ भी CH3 है, यहाँ भी NH, दोनों आर क्या है? सेम। इसको क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल एमाइन। क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल या सिंपल बोलेंगे। अगर कोई टर्सरी एमाइन आप लेते हैं और उस टर्सरी के केस में भी तीनों आर अगर सेम होता है, देखिए यहाँ तीनों आर सेम, 1 2 3 तीनों, तो इसी को हम कहते हैं सिमेट्रिकल एमाइन। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल एमाइन बोलेंगे, या इसी को आप सिंपल एमाइन कहेंगे। अगर मिक्स में मिक्स्ड एमाइन, या इसी को कहते हैं अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल एमाइन। अनसिमेट्रिकल या मिक्स क्या कहलाएगा? तो जिसमें अल्काइल ग्रुप हमारा क्या होता है? डिफरेंट होता है। जैसे आप देखिए यहाँ N है ना, N के साथ CH3, यहाँ C2H5, H लगा दी, सेकेंडरी एमाइन हो गया। दोनों अल्काइल डिफरेंट है तो अनसिमेट्रिकल हो गया। या कोई भी डिफरेंट हो गया ना टर्सरी में, देखिए CH3 एक लगा दीजिए C2H5, एक भी बदल गया तो एक कहलाएगा मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल। क्या कहलाएगा? मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल एमाइन। चलिए लिखिए इसको। आज क्लास आप लोग का मैथ भी था। कितने बच्चों का मैथ था? आप लोग का मैथ था आज। हाँ बोलिए। हाँ तो क्या होता है? तो लोन पे ऑक्टेट पूरा होगा तो उसको 3 ही बॉन्ड ना बनाएगा। अरे नाइट्रोजन के पास लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको अपना पूरा बॉन्ड करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 8 जरूरत है, पूरा कंप्लीट है। तो एक्स्ट्रा कितनी जरूरत है? 3। तो 3 ही शेयर ना करेगा, तो 3 तो ऑक्टेट ऑलरेडी पूरा है। तो बनेगा, जैसे आपका कहना है वहां पे तो जैसे NH4+ बनता है तो वहां पे लोन पेयर जाता है। नहीं, बहुत तो अल्काइल भी यूज कर सकता है। तो जैसे एमाइन किसको कहते हैं पहले ये देखिएगा तब ना, वो भी बनता है या ये भी कंपाउंड बनता है। PCl3 भी बनता है तो PCl5 भी बनता है। हटाई नहीं है, आप ये कहिए कि पहले एमाइन कहते किसको है, ठीक है ना। वो भी बनता है, R4+ भी बनेगा, ठीक है ना, और ये भी बनता है।
लिख लिए सब। देखिए अब पहले कुछ एसिड के बारे में आ जाइए। एसिड क्या है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए एसिड, एसिड्स में कार्बोक्सिलिक एसिड, देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड में कुछ एसिड का नाम याद रखिएगा, कॉमन नेम। जैसे आप कंपाउंड लिखते हैं ना आर, देखिए आर के साथ अगर COOH है, इसी को क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। आर की जगह यहाँ H भी हो सकता है या कोई भी अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। आर की जगह अगर आप एग्जाम्पल में देखिए, जैसे H लिखे, इस कंपाउंड का क्या नाम है, मिथेनोइक एसिड। इसका कॉमन नेम, इसका ऊपर का फॉर्मिक एसिड है ना, इसका नाम क्या है, फॉर्मिक एसिड। इसका क्या नाम है, एसिटिक एसिड। आयुपैक नेम रूल के तहत लिखा था, वो लिखिएगा तो इसको मिथेनोइक कहते हैं, इसको इथेनोइक कहते हैं। आप 3 कार्बन का कोई एसिड लेते हैं जिसका नाम प्रोपियोनिक एसिड, और आयुपैक नेम लिखेंगे तो प्रोपेनोइक एसिड। वो तो सब एक जैसा होगा, मिथेनोइक, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, ऐसे लिखिएगा। तो ये 3-4 कंपाउंड कम से कम आप याद रखिएगा। CH3, CH2, CH2, COOH, इसका कॉमन नेम। 4 कार्बन है, इसको यहां तक बस याद रखिए, ब्यूटेरिक एसिड। हाँ, ये सब कॉमन नेम है। तो एक कंपाउंड का नाम फॉर्मिक, एसिडिक, प्रोपियोनिक, ब्यूटिक। अभी आयुपैक नेम तो तब ना सिखाएंगे जब स्टार्टिंग से चलेंगे। अभी तो आप सीधे लिखिएगा किस कंपाउंड को क्या कहते हैं। एक कंपाउंड हमारा एसिड कहलाता है, क्या कहलाता है, एसिड, यानी फॉर्मिक, एसिडिक, प्रोपियोनिक, ब्यूटिक। अगर एक ब्रांच लगा दीजिए इसमें, तभी भी 4 ही कार्बन का एसिड है, तो इसको क्या पढ़िएगा, आइसोब्यूटिक एसिड। क्या पढ़िएगा, आइसोब्यूटिक एसिड। ये पढ़ेंगे आइसोब्यूटिक एसिड। ये हो गया। अब आप जिसे पढ़ते हैं, देखिए डेरिवेटिव्स ऑफ एसिड। एसिड का डेरिवेटिव, एसिड का डेरिवेटिव का मतलब हुआ जो एसिड से बना हो। किससे बना हो, एसिड से बना हो। एसिड का डेरिवेटिव का मतलब होता है वैसा कंपाउंड जो एसिड से बनता है, उसको एसिड डेरिवेटिव कहते हैं। देखिए तो एसिड का डेरिवेटिव्स, देखिए जैसे सबसे पहला पढ़ते हैं, सब नाम खाली सुन लीजिएगा, एसिड हेलाइड। क्या नाम लिखिए, एसिड हेलाइड। एसिड हेलाइड किसको कहते हैं, अगर कोई कंपाउंड लिखे ना RCOX, ऐसे लिखिए, अगर COX रहता है ना, इसको पढ़ते हैं एसिड हेलाइड। तो यहाँ क्या एसिड से OH हट करके क्या लग गया, X। ये देखिए ना, OH था, OH को हटा करके क्या लग गया, X लग गया। तो इस कंपाउंड को कहा जाता है एसिड हेलाइड। अब जैसे आप कंपाउंड लिखते हैं CH3, CO, Cl, ऐसे, तो नाम लिखने के लिए सिखा रहे, कॉमन नाम कैसे लिखते हैं, बस कुछ नहीं। देखिए 2 कार्बन का एसिड को क्या पढ़ते हैं आप, तो इसको पढ़िएगा एसिटाइल क्लोराइड। क्या पढ़िएगा, एसिटाइल क्लोराइड। एक कॉमन नेम के लिए, रूल तो आगे सिखाएंगे। एक कंपाउंड का नाम होगा एसिटाइल हेलाइड। हेलाइड में क्लोरीन है तो क्या हो जाएगा, क्लोराइड। दूसरा पढ़ते हैं एमाइड। एमाइड किसको कहते हैं, नाम देखिए, जैसे एमाइड में आप लिखते हैं, देखिए RCOOH,
ए भी एसिड का डेरिवेटिव, आर एसिड हो गया, और CO OH को हटा करके क्या लगा दीजिए NH2, इसको क्या पढ़ते हैं, एमाइड। क्या पढ़ते हैं, एमाइड। ये सब एसिड का डेरिवेटिव कहलाता है। तो एक आपका एमाइड हो गया। अब जैसे एग्जांपल इसका लिखिएगा CH3CONH2, तो नाम कैसे लिखिएगा कंपाउंड का, एसिटामाइड। क्या लिखिएगा, एसिटामाइड, एकदम एसिड से रिलेटेड है। एसिटाइल क्लोराइड, इसका नाम लिखेंगे एसिटामाइड। क्या पढ़ेंगे, एसिटामाइड। एक बार भी थोड़ा बहुत पढ़ा रहेगा ना तो नाम लिखने में आसान हो जाएगा, ऐसे लिखिएगा। ये हो गया एसिटामाइड। दूसरा देखिए, तीसरा आपका है एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड, अलगता नाम। एनहाइड्राइड किसको कहते हैं, जिसमें वाटर ना हो, मतलब वैसा कंपाउंड जिस कंपाउंड से वाटर को रिमूव कर दिए, हटा दिए। इसमें वाटर है कहां, बताइए, इसमें कहां वाटर दिख रहा है, तो ऐसे भी तो वाटर नहीं। तो जिस कंपाउंड से वाटर को रिमूव करते हैं, H2O को बाहर निकालते हैं, तो जो बच जाता है ना कंपाउंड, उसको आप एनहाइड्राइड कहते हैं। क्या कहते हैं, एनहाइड्राइड। जैसे आप देखिए, एक कंपाउंड लिखे CH3COOH, फिर कंपाउंड लिखे CH3CO। अब आप देखिए, इस कंपाउंड से आप कॉन्क H2SO4 ले लीजिए, हीट कर दीजिए, जैसे भी करते हैं, हीट करते हैं, कॉन्क H2SO4 लेते हैं, तो यहां से एक OH, यहां से एक H, वाटर बन गया। अब वाटर यहां से क्या हो गया, बाहर निकल गया। एक कंपाउंड कौन सा था, एसिटिक एसिड। कौन सा कंपाउंड था, तो नाम लिखे सीधे लिखिए। अब कंपाउंड हो गया CH3COO, फिर CO, यहां से OH निकला था, C का बॉन्ड खाली, O से H निकला तो O का बॉन्ड खाली, O और C के बीच में एक बॉन्ड बन गया, यहां हो गया CH3 ऐसे। यही कंपाउंड, इस कंपाउंड को क्या पढ़िएगा, एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या पढ़िएगा, क्यों, क्योंकि आप एसिटिक एसिड से वाटर निकाले, इस कंपाउंड का क्या नाम हो गया। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते थे, CH3CO, सीधा कर दीजिए, ये भी लिख सकते हैं। एक कंपाउंड क्या कहलाएगा, एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या कहलाएगा, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो किसी भी एसिड का मोलकुल से अगर वाटर को आप रिमूव कर देते हैं, तो जो कंपाउंड बचता है उस कंपाउंड को ही कहते हैं एसिडिक एनहाइड्राइड। क्या कहते हैं, एसिडिक एनहाइड्राइड, मतलब एनहाइड्राइड कहते हैं। और एसिडिक एसिड था, इसलिए उसका नाम क्या हो गया, एसिडिक एनहाइड्राइड। क्या नाम होगा, एसिडिक एनहाइड्राइड। ऐसे याद रखिएगा। चलिए लिखिए इसको। हाइब्रिडाइजेशन का नाम सुने आप लोग, डबल बॉन्ड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड में sp। किसमें पढ़े, केमिकल बॉन्डिंग में। केमिकल बॉन्डिंग आप लोग पूरा पढ़ चुके होंगे, पढ़ लिए।
हो गया सब। चलिए आगे चलें। देखिए एक लास्ट ईस्टर, ईस्टर क्या होता है बताइए। देखिए ईस्टर, चौथा इसका है ईस्टर। ईस्टर, ईस्टर किसको कहते हैं? देखिए दो अल्काइल के बीच में अगर सी डबल ओ ग्रुप लगा रहता है तो इसको क्या कहते हैं? ईस्टर। यही नहीं हुआ, देखिए इस एसिड से एच को हटा के आर लगा दी, लगा कि नहीं? आर सी डबल ओ एच एसिड होता और उसके जगह पर क्या लग गया? आर लग गया। इसको क्या पढ़ेंगे? ईस्टर। ये चारों एसिड का डेरिवेटिव कहलाता है। क्या कहलाता है? एसिड का डेरिवेटिव। जैसे आप यहां एग्जांपल इसका लिखिएगा, देखिए CuO और मान लीजिए C2H5 लिख दी, ये होगी। एक कंपाउंड क्या है? दो कार्बन इधर दो कार्बन इधर, एक कंपाउंड हमारा कहलाएगा ईस्टर। क्या कहलाएगा? ईस्टर। यानी ये जितने भी कंपाउंड है सब एसिड का डेरिवेटिव कहलाएगा। कौन कौन? एसिड हैलाइड, एमाइड, उसके बाद क्या था? एसिड एनहाइड्राइड, एमाइड, एसिड हैलाइड, और चौथा क्या है? ईस्टर। क्या चौथा? ईस्टर। इसको एसिटाइल एसीटेट कहते हैं कंपाउंड। एसीटेट, इथाइल एसीटेट, ये एसीटेट है यह कंपाउंड। इसको क्या पढ़ेंगे? इथाइल। इस कंपाउंड का नाम होगा इथाइल एसीटेट। ये सब कॉमन नाम लिख रहे हैं, कोई आयुर्वेदिक नेम नहीं, सब कैसा नाम है? कॉमन नेम। अब आइए, अब थोड़ा सा पढ़ना है हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, जो आप बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे ज्यादा डिटेल से नहीं, बस थोड़ा बहुत पढ़ाएंगे कार्बन के बारे में, ठीक है? वहाँ केमिकल बॉन्डिंग में पूरा डिटेल से पढ़ना था, यहाँ आपको सिर्फ पढ़ना है कार्बन के बारे में पढ़ना है। वहाँ पढ़े होंगे sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3 और क्या पढ़े थे? dsp2। sp3d3 का शेप कैसा होता है? d3 कॉम्प्लेक्स। sp3d3 का मोलकुल का शेप कैसा होता है? पढ़े हो ना ऐसा? sp का लीनियर, sp2 का ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 का टेट्राहेड्रल, sp3d का ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, sp3d2 का ऑक्टाहेड्रल, sp3d3 का पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और उसके बाद भी सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहता है तो सबका शेप टेट्राहेड्रल ही नहीं होता है। लोन पेयर आने से मोलकुल का शेप, एक्चुअल शेप क्या होता है? बदल जाता है। जैसे sp3 है, कोई लोन पेयर नहीं है तब sp3 होता था। अगर कंपाउंड के ऊपर एक लोन पेयर आ जाए sp3 में तब क्या होगा? दो लोन पेयर आ जाए तब क्या होगा? तीन लोन। किसका? वो तो हम बोल ही दिए sp3। अरे तो अभी ना हम बोले, हम तो पांचों सबको बता ही दिए हम आपको। अब आप देखिए
sp लीनियर, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 टेट्राहेड्रल, sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, sp3d3 पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ये तो बताए हम। फिर हम बता रहे sp3 में 4 केस होता है, जो बिना लोन पेयर का तो होता है टेट्राहेड्रल। अगर कोई एक लोन पेयर आ जाए तब शेप कैसा होता है, तब पिरामिडल हो जाता है। 2 लोन पेयर आ जाए तो उसको कहते हैं एंगुलर या भी शेप कहते हैं, और 3 लोन पेयर आ जाए तब उसको हम लीनियर शेप कहते हैं। क्या कहते हैं? लीनियर। ऐसा सब पढ़े होंगे भी आप लोग। आगे देखिए, हमको हाइब्रिडाइजेशन में ज्यादा यहाँ नहीं पढ़ना है। जैसे देखिए, हमको सिर्फ थोड़ा बहुत कार्बन के बारे में सीखना है, ताकि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक क्वेश्चन बनाइएगा तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन का भी क्वेश्चन रहेगा, ये भी स्टार्टिंग रहे। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, आप दोनों बोलिए तो। इस बेंच से, फर्स्ट बेंच से, इसका हाइब्रिडाइजेशन बोलिए। बगल वाले बेंच से, पीछे से, इधर से बोलिए। एसपी कैसे हुआ? क्या नहीं पता? बोलिए कैसे हुआ एसपी? और साइड आइटम 2 है, इसलिए एसपी हो गया। अच्छा ठीक है, वो भी कंसेप्ट ठीक है ना। जैसे आप बोले कोई लोन पेयर नहीं है, साइड आइटम देख लीजिए, साइड आइटम 2 है तो उसका मतलब 2 बॉन्ड वाला सीधा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट कीजिए। जितना सिग्मा बॉन्ड होगा वो देखना आपको है, तो सिग्मा बॉन्ड से ही तो कोई मोलेक्युल जुड़ेगा आपका, ठीक है ना। साइड आइटम जोड़ देखिए। ऐसे इसमें क्या है ना कि इसका कार्बन का 2 ही ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में भाग लिया है, एक एस का एक पी का। जितना हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेता है ऑर्बिटल, उसी को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो यानी कार्बन का यहाँ पे एक ऑर्बिटल एस का भाग लिया, एक ऑर्बिटल पी का भाग लिया, इसलिए कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या कहलाएगा? एसपी। क्या कहलाएगा? एसपी कहलाएगा। कैसे होता है थोड़ा सा सुन लीजिए। बेंजीन का एक मोलेक्युल में, बेंजीन का स्ट्रक्चर तो आता है ना। तो बेंजीन का 1 मोलेक्युल में टोटल नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड कितना होता है? बोलिए, बेंजीन का एक मोलेक्युल में टोटल नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड कितना होता है? क्या होगा? ले हम आपको दिखा देते हैं, चलिए दिखा दिए। अब C6H6 यही ना सिग्मा होता है, यही ना बेंजीन होता है। बोलिए पीछे से कोई बोलो, कितना सिग्मा? तुम ही से पूछ रहे हैं, देखिए बताओ। बोलिए इधर से कोई बोलिए। देखिए तो इधर भुला गया सब, ये लगा हुआ नहीं है, तो ये तो ऐसे आप देख लीजिए। सब सबसे बड़ा गलती सब यही करता है। देखिए क्वेश्चन जरूर मिलेगा, आप किताब उलटिएगा क्वेश्चन का ऑर्गेनिक का बेसिक में, तो आपको जरूर मिलेगा बेंजीन का नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। या क्या करते हैं तो सिग्मा एक, तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता ही है, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 सब एच के साथ भी तो सिग्मा बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड ही होगा, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई होगा, ट्रिपल में 1 सिग्मा और 2 पाई हो। इसका मतलब 6 सिग्मा रिंग में और 6 सिग्मा बाहर। तो बेंजीन का एक मोलेक्युल कितना सिग्मा? 12। अगर ये पूछता क्वेश्चन आपका कि रिंग में केवल बताइए कितना सिग्मा, हाँ तब 6 बताते। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका समझिए, क्वेश्चन कहीं से कुछ भी पूछ सकता है, तो ध्यान दीजिए, खाली रटिएगा नहीं, है ना। कंसेप्ट ध्यान रखिएगा कि रिंग में पूछा या बेंजीन का मोलेक्युल में पूछा। बेंजीन का मोलेक्युल पूछेगा तो 12 हो जाएगा, रिंग पूछेगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए आगे, देखिए हाइब्रिडाइजेशन है क्या? व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? देखिए देखिए जैसे आप पढ़ते हैं ना, जैसे कार्बन पढ़ते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। तो आप क्या लिखते हैं? 1s2 2s2 2p2 ऐसे लिखते हैं। 1s में 2 और 2 इलेक्ट्रॉन,
एस में एक ऑर्बिटल, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन, अब पी में 3 ऑर्बिटल, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन, ए इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना 6। अब बताइए इस कार्बन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 2। तो जो बॉन्ड बनता है ना किसी दूसरे एटम के साथ, तो कौन सा बॉन्ड बनाता है, तो वही जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वही बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 2, तो बॉन्ड कितना बनना चाहिए, 2। जबकि आप पढ़ते हैं कार्बन का कितना बॉन्ड होता है, कार्बन का वैलेंसी कितना, 4। तो कार्बन टेट्रा वैलेंसी ना है, तो कार्बन का कितना बॉन्ड बनना चाहिए, 4। जबकि इसके अनुसार कितना बनना चाहिए, 2। इसका मतलब कहीं कुछ होता हो। तो एक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है ग्राउंड स्टेट का। लेकिन जब बॉन्ड बनाता है ना, तो बाहर से आप एनर्जी इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, कार्बन को सप्लाई करते हैं। और जैसे ही कार्बन को सप्लाई करते हैं तो यहाँ होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन जो आप देख रहे हैं ना, देखिए यहाँ ये इलेक्ट्रॉन पी का या एस पी इलेक्ट्रॉन जो था, एस का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके पी में चला गया, इसको कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। अब एक्साइटेड स्टेट में एक एस का इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां चला गया, पी में, तो अब अनपेयर्ड कितना हो गया, 4। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 हो गया, तो वैलेंसी कितना हो जाएगा कार्बन का, 4। 4 बॉन्ड बने। अब आप खुद सोचिए, एक इलेक्ट्रॉन एस का और 3 इलेक्ट्रॉन किसका है, पी का। तो जब ऑर्बिटल, जब बॉन्ड बनता है ना, तो ऑर्बिटल ओवरलैप करता है इसे। ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा तो एक ऑर्बिटल एस का होगा और 3 ऑर्बिटल किसका होगा, पी का। तो एक बॉन्ड अलग बनना चाहिए और 3 बॉन्ड का नेचर अलग बनना चाहिए। जबकि देखा गया कि कार्बन का चारों बॉन्ड का नेचर एक जैसा है। इसका मतलब है कि बॉन्ड बनाने के पहले कुछ होता होगा। तो क्या होता है, तो ये चारों ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाता है और मिक्स होकर के 4 नया ऑर्बिटल बनाता है। 1 2 3 और 4, जिसमें एक ऑर्बिटल एस का है, 3 ऑर्बिटल किसका है, पी का। तो S1 P3, तो 1 लिखाता नहीं है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, sp3। sp3 ऐसे। अब ये चारों इलेक्ट्रॉन किसका है, sp3 का। अब ना तो s का कहलाएगा ना तो p का कहलाएगा। अब ये चारों ऑर्बिटल किसका कहलाएगा, sp3 का। इसलिए हाइब्रिडाइजेशन जो कहते हैं वो क्या है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में भाग लिया है ना, वह इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल का है, उसी को आप क्या कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। और उस फेनोमेनन को क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका मतलब अब कार्बन जब भी कोई बॉन्ड बनाएगा, ये सभी सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और कहीं भी सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो इसका मतलब देखिए, इसका टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन यानी मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। देखिए, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स या मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर ऑर्बिटल्स having similar energy level, similar energy level to give new equivalent orbitals are known as hybrid orbitals। क्या कहलाएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। एंड दिस फेनोमेनन इज नोन एज, क्या कहलाएगा, इस घटना को क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में sp3 sp2 और sp, यहाँ 3 ही पढ़ना है कार्बन के केस में। यानी देखिए, इसमें सबसे पढ़ना है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इसमें सबसे पहला क्या पढ़ना, sp3।
इसमें ये भी याद रखना, जितना प्योर और वाइटल हाइब्रिड और वाइटल में भाग लेगा, हाइब्रिड और वाइटल का संख्या भी प्योर और वाइटल के संख्या के क्या होगा, बराबर। अगर 4 और वाइटल भाग लिया तो हाइब्रिड और वाइटल का संख्या भी कितना हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये ना एस का कहलाया ना पी। जैसे सिंपल आप एग्जांपल ऐसे देखिए, अगर एक बाल्टी रेड पानी ले लीजिए, ठीक है। अरे रेड पानी नहीं समझते, रेड पानी लाल पानी समझ में आया देखिए, अरे कलर मिला दिए तो रेड हो गया। हाँ देखिए, हाँ तो इतना देखते, देखिए तो एक बाल्टी आप रेड पानी ली, मतलब कलरफुल पानी ली है ना, रेड कलर का। 3 बाल्टी आप सादा पानी ले लिए, ये समझते हैं ना। देखिए तो 3 बाल्टी सादा पानी ले ली, चारों बाल्टी को मिक्स कर दीजिए, मिला दीजिए। तो बोलिए मिलाने के बाद भी कितना बाल्टी तैयार होगा, 4 ही बाल्टी। लेकिन ना तो वो रेड पूरा रहेगा और ना पूरा वो सफेद रहेगा नहीं, क्योंकि एक बाल्टी रेड मिलाए तो रेड का कलर 3 भी उसमें सादा मिल गया तो कलर हल्का हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। तो लेकिन बनेगा कितना, 4 बाल्टी। तो जो 4 बाल्टी जो पिंक बना ना, वो कहलाएगा हाइब्रिड और वाइटल। क्या कहलाएगा, हाइब्रिड। और जो रेड और व्हाइट था वो क्या कहलाएगा, प्योर और वाइटल कहलाएगा। तो यहां पर भी वही चीज है कि एक एस का है, पी का 3 और वाइटल मिला कितना, 4। तो मिलने के बाद भी बनेगा कितना, 4। लेकिन ना तो वो एस कहलाएगा ना पी कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, sp3। क्या कहलाएगा, sp3 कहलाएगा। क्लियर है। अब देखिए बॉन्ड फॉर्मेशन में जो है ना, ये हाइब्रिड और वाइटल ही भाग लेता है। और ये हमेशा याद रखिए, जब भी हाइब्रिड और वाइटल बनता है ना, तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। क्या बनता है, सिग्मा। पाई बॉन्ड कब बनता है, देखिए थोड़ा सा सुन लीजिए जो आप ऑलरेडी पढ़े हैं। कोई भी हाइब्रिड और वाइटल मिलता हो, या कोई भी हाइब्रिड और वाइटल मिलता हो, तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड। और पाई बॉन्ड में सिर्फ पी और वाइटल भाग लेता है। अब पी और वाइटल से भी दोनों तरह का बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड भी और पाई बॉन्ड। लेकिन यदि मान लीजिए इस तरह से ओवरलैपिंग किया, जैसे पी और वाइटल का डम्बेल आकार होता है, अगर मान लीजिए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इस तरह से मिला ताकि दोनों का इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक लाइन में है, तो कैसा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। अगर यही और वाइटल साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है, इस तरह से साइड वाइज ऐसे मिलता है, इस बॉन्ड को क्या कहते हैं, पाई बॉन्ड कहते हैं। और जब तक सिग्मा बॉन्ड बन नहीं जाता तब तक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता। तो हम बता रहे हैं, देखिए तो ये हो गया हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 में क्या होगा, जब 1 ऑर्बिटल s और 3 ऑर्बिटल्स ऑफ p आर मिक्स टुगेदर टू गिव न्यू इक्विवेलेंट ऑर्बिटल आर नोन एज, क्या कहलाएगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। एंड दिस फेनोमेनन इज नोन एज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये हमेशा जितना भी अल्केन लेते हैं, यहाँ अल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। और चारों सिंगल बॉन्ड होगा, तो चारों सिंगल बॉन्ड होगा तो चारों इलेक्ट्रॉन जो होगा उस कार्बन का, वो कहाँ किस ऑर्बिटल का होगा, sp3 का। इसलिए कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जहां सिंगल सिंगल बॉन्ड होता है, उसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या कहलाता है, sp3। क्या कहलाता है, sp3 कहलाता है। चलिए लिखिए इसको इतना पर, लिखिए।
लिख लिए सब। ओके लिखिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में डैश देके लिखिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में डैश देके लिखिए। लिखिए व्हेन वन ऑर्बिटल ऑफ s, sp3 हाइब्रिडेशन में डैश देके लिखिएगा, व्हेन वन ऑर्बिटल ऑफ s एंड 3 ऑर्बिटल्स ऑफ p, when one orbital of s and 3 orbitals of p are mixed together, three orbitals of p, capital P, 3 orbitals of p are mixed together to give new equivalent orbitals, are known as sp3 hybrid orbitals, फिर से मिलाइए, when one orbital of s and 3 orbitals of p, are mixed together to give new equivalent orbitals, are known as sp3 hybrid orbitals, and this phenomenon is known as sp3 hybridization, अब फिगर फिर से एक बार इसको बना लीजिए, 2s, देखिए 1s, यहां से पूरा नहीं बनाइएगा, यहां से देखिए, यहां से फिगर इसको यहां से बना लीजिए, इसमें sp3 लिख करके बना लीजिए, इतना बना लीजिए। देखिए अब यहां से sp3 आ गया, sp3 में अब देखिए जितना भी सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन का, ये सब यही कंपाउंड बनेगा, 4 सिंगल बॉन्ड बनेगा। कार्बन का जहां भी सिंगल बॉन्ड, जैसे इसका एग्जांपल आप जैसे लिखते हैं, देखिए इथेन C2H6 अल्केन, ये किसका फार्मूला है? अल्केन का। अब अल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड। तो इसका मतलब यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होगा? सिंगल। और जहां भी कार्बन के बीच में सभी सिंगल बॉन्ड हो, इसका मतलब इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? इसका भी क्या होगा? sp3। यानी कार्बन जहां भी सिंगल बॉन्ड बनेगा उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या कहलाएगा? sp3। क्या कहलाएगा? sp3 का। क्लियर है ना? ठीक है। क्यों ऐसा sp3 हुआ? क्योंकि जो भी कार्बन का है इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है वो किस कार्बन का, वो किस ऑर्बिटल का होगा? sp3 का। किसका होगा? sp3 का। क्लियर है ना? देखिए, तो इसका मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ भाग लिया होगा, ऐसे आप समझिए, यहाँ इलेक्ट्रॉन जो भी भाग लिया होगा ये सारा इलेक्ट्रॉन sp3 ऑर्बिटल का। बाकी 4 इलेक्ट्रॉन जो बच गया वो H का होगा। ये जो चारों इलेक्ट्रॉन होगा वो किसका होगा? H का, sp3 का। तो यही हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा तो sp3 क्या कहलाएगा? sp3। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए, sp2 किसको बोलिएगा?
sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इस पे लिखिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन में डैश देके लिखना है। वो फिगर बना लीजिएगा। इथेन का एग्जाम्पल है, कार्बन का जहां भी सिंगल बॉन्ड होगा सब एग्जाम्पल किसका होगा, sp3 का। ठीक है, लिखिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन लिखिए। when one orbital of s and two orbitals of p are mixed together, when one orbital of s and two orbitals of p are mixed together to give new equivalent orbitals, are known as sp2 hybrid orbitals, and this phenomenon is known as sp2 hybridization, अब देखिए यहाँ, जैसे आप यहाँ देखिए, जैसे एक ऑर्बिटल s का p का हमारा 3 ऑर्बिटल था, तो अगर s का a का p का 2 ऑर्बिटल मिला तो 3 ऑर्बिटल हुआ ना। कितना ऑर्बिटल हुआ, 3। तो ये जो एक ऑर्बिटल जो बच गया, ए वाला जो ऑर्बिटल बच गया, इसका इलेक्ट्रॉन इधर देखिए, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और किसी और दूसरे कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, यही प्योर पी का, ये दोनों मिलकर के क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड। क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड। अब बाकी जो 3 इलेक्ट्रॉन जो बचा इस sp2 का, देखिए 1, 2 और 3, ये इलेक्ट्रॉन किसका है, sp2। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, जहां कार्बन कार्बन के बीच में जहां डबल बॉन्ड होता है, देखिए ऐसे देखिए, तो जो डबल बॉन्ड है ना, इस डबल बॉन्ड में इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, जो डबल बॉन्ड उसमें एक इलेक्ट्रॉन तो ए भाग लिया है, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन इस H के साथ जुड़ गया। बाकी जो कार्बन का जो एक इलेक्ट्रॉन यहां और देख रहे हैं, वो यही एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ जो प्योर पी ऑर्बिटल का है। और जब प्योर पी ऑर्बिटल का जो बॉन्ड बनेगा, वो बॉन्ड कैसा होगा, पाई बॉन्ड। कैसा होगा, पाई बॉन्ड। तो इसका मतलब यहाँ एक सिग्मा होगा, यहाँ एक कैसा होगा, पाई। तो देखिए यहाँ पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड को काउंट नहीं किया जाता है, तो कितना सिग्मा, एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ। तो कार्बन का कितना सिग्मा, 3। तो 3 रहता है तो sp2 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, sp2। ऐसे भी देख रहे हैं, इस कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल भाग लिया है, sp2 का, इसलिए कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा तो क्या होगा, sp2। क्या होगा, sp2 हो जाएगा। क्लियर है ना। यहाँ बॉन्ड बनाते हैं तो आप ऐसे भी इसको दर्शा सकते हैं, फिगर बनाते हैं तो इस तरह से दर्शाते हैं। ये कार्बन हो गया, p ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग कीजिएगा, देखिए इस साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा, यहां से देखिए ये होगा और यहां से ऐसे, ये दोनों मिल करके कैसा बॉन्ड बनेगा, एक पाई। कैसा बनेगा, एक पाई बॉन्ड बनेगा। ये सिग्मा बॉन्ड हो गया। अब बाकी जो बच गया 2H लगा हुआ है, इसको यहां लगा दीजिए। यहाँ पे 2H लगा हुआ है, यहाँ H लगा दीजिए। ये हाइड्रोजन लग गया, बाकी यहाँ सिग्मा बॉन्ड, यहाँ कैसा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। तो कहीं भी कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड है, ध्यान रखिए एक डबल बॉन्ड, तो उसमें हमारा एक सिग्मा होगा, एक क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। दो डबल बॉन्ड है तो वहां पर क्या हो जाता है, 2 सिग्मा और 2 पाई हो जाता है। कैसे होता है वो लिखते हैं, लिखिए इसको पहले लिख लीजिए। और तीसरा है sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन, अब यही टॉपिक के बाद अब स्टार्ट हो जाएगा आपका नोमेनक्लेचर। ठीक है, जो पहला चैप्टर आपका, जो मेन चैप्टर आपका है।
इतना इसलिए पढ़ा दिए कि जब ऑर्गेनिक का क्वेश्चन स्टार्टिंग का किसी भी बुक से बनाइएगा तो देखिएगा हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन दिया रहता है, ठीक है। उसमें ए लिखा रहता है कितना सिग्मा बॉन्ड है, कितना पाई बॉन्ड, तो ये थोड़ा सा पढ़ा हुआ रहेगा तब ना बनेगा आपका। देखिए ठीक है ना। लिखिए, अब लिखिए sp हाइब्रिडाइजेशन और डैश दीजिए। sp हाइब्रिडाइजेशन में डैश देख लिखिए। लिखिए when one orbital of s, when one orbital of s, when one orbital of s and one orbital of p, when one orbital of s and one orbital of p are mixed together, are mixed together to give new equivalent orbitals, to give new equivalent orbitals are known as sp hybrid orbitals, are known as sp hybrid orbitals, are known as sp hybrid orbitals, and this phenomenon is known as sp hybridization, and this phenomenon is known as sp hybridization, and this phenomenon is known as sp hybridization। अब देखिए sp में क्या होगा, देखिए देखिए जैसे कार्बन का आप लिखे, देखिए देखिए जैसे कार्बन का एक 2s था, एक 2p था, है ना। देखिए एक 4 इलेक्ट्रॉन हुआ, अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन, यही 2 ऑर्बिटल भाग लिया तो 2 नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। ये दोनों नया हाइब्रिड ऑर्बिटल किसका कहलाएगा, sp का। ये भी किसका कहलाएगा, sp का। तो जो नया 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा वह किसका कहलाएगा, sp sp। अब आप देखिए जो 2 इलेक्ट्रॉन ही बच गया, यह और यह, ये तो दोनों प्योर p का बच गया, तो दोनों प्योर p का जो ऑर्बिटल बच गया वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड। कैसा बनेगा, पाई। तो इसका एग्जांपल में क्या होगा कि जहां भी कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड ले लीजिए, तो ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा, 2 पाई होगा। या जहां कार्बन एक ही कार्बन अगर 2 बॉन्ड बनाता है डबल का, तो 2 डबल बॉन्ड में एक सिग्मा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड। देखिए तो कार्बन एग्जांपल में इथाइन या एसिटाइलिन, एसिटाइलिन किसको कहते हैं, जहां कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। इसमें एक सिग्मा हो गया, 2 कैसा हो गया, पाई। ये तो खैर सिग्मा होगा ही, सिंगल बॉन्ड तो हमेशा सिग्मा होगा। जब 2 पाई चला गया तो 2 पाई चला गया तो इसका ये तो 2 पाई बॉन्ड में चला गया, तो बाकी यही 2 इलेक्ट्रॉन ना बचा, 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो क्या बनेगा, sp। इसलिए कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कोई पूछेगा तो क्या होगा, sp होगा, ऐसे हो। या इसके बारे में देखिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना ली, ऐसे देखिए। तो अगर कार्बन डबल बॉन्ड बनाया तो इसका मतलब इसमें तो एक सिग्मा एक पाई है, यहां पर भी एक सिग्मा एक पाई है, तो इसके इस कार्बन में कितना पाई बॉन्ड बना हुआ है, 2। इसका मतलब 2 प्योर इलेक्ट्रॉन तो चला गया पाई में,
तो बाकी उस कार्बन का यही 2 इलेक्ट्रॉन ना बचा, तो 2 बचा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा इसका, sp। इसका जो होगा sp2 है, इसका भी क्या होगा, ऐसे लिखिए। चलिए लिखिए इसको। देखिए इथाइन का स्ट्रक्चर बॉन्ड से बनाइएगा, इसको आप ऐसे दर्शा सकते हैं। एक ये सिग्मा हो जाएगा, एक पाई बॉन्ड हो जाएगा, एक भी पाई बॉन्ड हो जाएगा। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। बने एक तो ऑलरेडी बता दी, ठीक है। इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड होगा, बेंजीन था पहला में, कितना सिग्मा था, 12 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड। ये भी बता दे। सेकंड वाला में 15 सिग्मा और इधर कोई 18 सिग्मा। आपका कितना आया, 18 आपका, इधर 18, इधर तुम्हारा बना। गिनो ना, गिनने में क्या दिक्कत है। कौन सा अभी देखिए ना, फिर से एक बार गिने आता है ना। वो आपका 15 ही आ रहा है, इधर कितना आ रहा है आपका, 18 आ रहा है।
इधर सारे बच्चे 18 गिन रहे, आप 15 गिन रहे। आपका कितना गिनने से आ रहा है? गलत है। आपका काउंटिंग कैसा है? सर 50 कितना आया? 15 आया। आपका कितना आया? 15 आया। तो ऐसा कैसे आ गया? पूरा गर्ल्स एक साथ 12-15 में है और पूरा बॉयज एक साथ 18 में। कितना आया? 18 आया। अरे आराम से आराम से। सर 18 आएगा। नहीं, हमको तो लग रहा है 18 भी नहीं आएगा। लगी नहीं, पता काउंटिंग अभी भी गड़बड़ लग रहा है। 18 आ रहा है। वो हम ही गलती गिन रहे हैं। अच्छा एक बार और गिनिए आप लोग ठीक से। आपका कितना आया? कितना आया? हो नहीं सकता है, बोले आता ऐसे ही थोड़ी होगा। देखिए आप क्या किए, देखिए अरे आप कहीं कहीं 3 छोड़ रहे हैं। कैसे छोड़ रहे हैं? देखिए 21 इलेक्ट्रॉन आएगा, 21 आएगा। क्या होगा? अरे 12 तो ऑलरेडी पहले था। अब बाकी इस कार्बन में 3H बढ़ा तो 3 बॉन्ड तो ऐसे ऑलरेडी बढ़ गया। 3 9 तो ऐसे ही बढ़ गया। तब 12 9 कितना हो गया? 21 हुआ कि नहीं हुआ? तो आप क्या करते थे? आप 12 जोड़ते थे या 3 जोड़ दिया। इसको कौन जोड़ेगा? तो जोड़िए ना, आपके सामने ना है। 6 हाँ ठीक है। फिर इसमें 3 था क्या? हाँ हाँ कितना हुआ? 9 15 ठीक है। और 3 का 18 हुआ। और 3 कहाँ से अंदर में डबल देखिए कार्बन बॉन्ड कितना, मेरी बात सुनिए। एक कितना सिग्मा बॉन्ड हो गया? 3 यहाँ हुआ ना। देखिए कैसे लिखेंगे? ये 6 तो इसके अंदर हो गया ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 अंदर हुआ ठीक है। और 6 और उधर देखिए 6 के बाद इधर 1 2 3 ऐसे हुआ तो 6 3 कितना हुआ? 9। अब बाकी और कहाँ बचा? बाकी उधर 3 जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा 6 3 देखिए 6 3 9 और 3 3 9 9 9 18। तो ऐसे कैसे रुकी? कहीं और गबड़ा रहा है। 12 देखिए मेरी बात सुनिए, एक मिनट सुनिए। 3 6 9 इसमें जो सिग्मा बाउंड था, एक बार रुकिए तो इसमें सिग्मा कितना था? 12। एक मिनट हाँ ठीक है। देखिए हाँ ठीक है। और 3 और छूटा हुआ ना जो आप देख नहीं रहे। कहाँ छूटा हुआ? अरे ये 3H यहाँ लगेगा। आपको लगाना ना चाहिए। तो लगाना क्या चाहिए? आपको बेंजीन में पता नहीं है 3H छिपा हुआ है। अरे तो आप बेंजीन अगर आपको H यहाँ नहीं लगाएंगे तो क्या यहाँ H अगर नहीं लगेगा तो क्या H लगा वो नहीं है? अच्छा सर जो एक चीज हो रहा है उससे पूछे तो वो H लगा नहीं, वो गलती से लगता काउंट कर दिया है। हाँ 21 हुआ लेकिन गलती से काउंट कर दिया। हाँ बताए थे लेकिन गलती से बता दिया है ना। देखिए चलिए कोई बात नहीं, समझ में आ गया ना। तो आपको बेंजीन स्ट्रक्चर बनाएगा, मेरी बात देखिए यहाँ। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाएगा ना तो ऐसे ही बनाएगा, आपको H लगा हुआ नहीं रहेगा। वो आपको समझना है कि वहां पे H लगेगा। अब समझ में आ गया ना कि नहीं आया? समझ में आ गया। तो कितना मैक्सिमम बच्चा वहां गलती कर देगा। यहाँ पर ध्यान नहीं देगा कि H तो लगा हुआ रहेगा नहीं इस कंपाउंड का। देखिए यहाँ सीधे दे देगा
यहाँ 3 गो CH3 लगा देगा और ये 3 गो H यहाँ का छूट जाएगा, मैक्सिमम लोग छोड़ देंगे और सीधे पढ़ाई चॉइस रहेगा 18 सिग्मा बॉन्ड। बच्चा खुश, कितना अच्छा, कितना सिंपल क्वेश्चन था नहीं है। और जब घर आया तो देखा एक ही आंसर हो रहा है, तो लगे ये 3 कहाँ से बढ़ गया, लगता है चॉइस ही गलती है, मिसप्रिंट हो गया नहीं है। लेकिन ध्यान नहीं, मिसप्रिंट तो हम ही लोग हो गए, है ना। देखिए चलिए, ये था हमारा कंपाउंड, कितना सिग्मा कितना पाई। इस कंपाउंड का नाम है मेसिटाइलिन। क्या नाम है? मेसिटाइलिन, MESI, मेसिटाइलिन। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब पढ़ना है आपको नोमेनक्लेचर, तो ध्यान रखना है क्वेश्चन पे पूछता कैसे है, तो जहां आप गलती कर सकते हैं वही पूछता है ना। और वो गलती जो पकड़ लिए तो वही सफल हो जाएंगे। तो जहां छिपा हुआ है उसी को देख रहा है, मतलब तीसरी आंख भी लगाना है, ठीक है ना, तीसरी आंख लगाना है, मतलब तीसरी आंख मतलब दिमाग लगाना है कि कहाँ पे छुपता है, उसको पकड़ना है, तभी ना पकड़िएगा। देखिए आइए, बच्चे कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत गलती मिस्टेक कर देते हैं, छोटा छोटा अच्छे बच्चे काउंट में गलती कर देते हैं। 12 + 2 14 लिख देते हैं, 12 दूनी 24, है ना 12 + 2 था, ध्यान नहीं देते हैं, 14 को लिख देते हैं, 24 लिख देते हैं। तो वही छोटा छोटा गलती हो गया तो कैलकुलेशन आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन कहीं भी कोई नीट जेई कोई एग्जाम दीजिएगा, एक क्वेश्चन का मतलब सीधे 5 नंबर क्या है चला गया, और 5 नंबर में कितने हजारों बच्चों से आप एकदम पीछे चले गए। तो -4 मिला, -1 में मिलेगा। चल देखिए, अब आइए, नोमेनक्लेचर है क्या? क्या हुआ, बस बता रहे हैं क्या? देखिए आपके सामने मार दी। तो आप लोग क्लास में यही सब काम करते हैं। तो इसको बोलिए। देखिए यहाँ सुनिए, देखिए कंपाउंड में क्या करते हैं, देखिए नोमेनक्लेचर क्या है सुनिए। किसी भी कंपाउंड का एक सूटेबल नाम लिखना, कोई भी कंपाउंड का, वह नाम क्या कहलाता है? नोमेनक्लेचर। क्या कहते हैं? नोमेनक्लेचर। और नाम लिखने का भी 3 तरीका होता है। जैसे किसी कंपाउंड का एक लिखते हैं कॉमन नेम, एक लिखते हैं डेरिवेटिव नेम, एक लिखते हैं आयुर्पैक नेम, होता है ना। कॉमन नेम जैसे कोई प्रॉपर्टीज के आधार पे, कोई उसका गुण के आधार पे किसी कंपाउंड का नाम लिखा गया तो वह नाम कॉमन नेम कहलाता है, ठीक है। फॉर्मिक एसिड इसलिए कॉमन नेम है कि फॉर्मिक एसिड बना है फॉर्मिकम वर्ड से, और फॉर्मिकम वर्ड का मतलब होता है रेड एंट, लाल चींटी। कभी लाल वाला चींटी काटा है? तो आप लोग तो बच्चे ही पीछे से काटते रहते हैं नहीं है ना। देखिए यहाँ तो फॉर्मिक एसिड काटता है, फॉर्मिक एसिड है, तो जब लाल वाला चींटी काटता है तो उसके डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। और फॉर्मिकम वर्ड से बना है, तो फॉर्मिकम वर्ड का मतलब क्या होता है? रेड एंट, लाल चींटी, है ना। तो इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? फॉर्मिक एसिड। क्या पड़ गया? फॉर्मिक एसिड, ठीक। अरे उसमें भी रहता है, कम रहता है, किसी में कम रहता है, किसी में ज्यादा रहता है। तो फॉर्मिक एसिड बना है फॉर्मिकम वर्ड से, और फॉर्मिकम वर्ड का मतलब होता है रेड एंट, लाल चींटी, है ना। इसलिए उस कंपाउंड का क्या नाम हो गया? फॉर्मिक एसिड। आप ग्लूकोज खाते हैं, कैसा लगता है? मीठा लगता है। तो बना है ग्लाइकिस वर्ड से। किस वर्ड से बना है? ग्लाइकिस। और ग्लाइकिस वर्ड का मतलब होता है स्वीट, मीठा, ठीक है। इसलिए वह उसके नाम पे उस कंपाउंड का नाम क्या हो गया? ग्लूकोज। जैसे अब देखिए, तो अब देखिए, मान लीजिए इस टेस्ट के आधार पे कोई नाम पड़ेगा, तो वर्ल्ड में किसी कोना में आप चले जाइएगा तो इस तरह से नाम लोग याद रखेंगे, लिखेंगे, तो पता चला कि इंडिया में कुछ नाम है, इंग्लैंड में कुछ नाम है, अमेरिका में कुछ नाम है। तो अगर कोई दवा केमिकल चाहिए तो हर कंट्री में अलग अलग नाम हो जाएगा। तो आप अगर मेडिसिन चाहिए तो खोजिएगा तो वहाँ कुछ और नाम से बिकेगा, यहाँ कुछ और नाम से बिकेगा, तब तो सारा नाम ही गड़बड़ा जाएगा। इसलिए सारे वर्ल्ड के साइंटिस्ट मिल करके एक सिस्टम बनाए, आयुपैक। क्या बनाए? IUPAC लिखते हैं, पढ़ते हैं आयुपैक, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। उसमें एक रूल लिखे और उस रूल के तहत किसी कंपाउंड का नाम लिखते हैं। अब वर्ल्ड के किसी कोना में जाइएगा, हर जगह उस कंपाउंड का वही नाम रहेगा। उस नाम को ही क्या कहते हैं? आयुपैक नेम। क्या पढ़ते हैं? आयुपैक। अब आपको पढ़ना भी है आयुपैक नेम। एक होता है डेरिवेटिव नेम। तो डेरिवेटिव नेम क्या है कि कोई एक कंपाउंड का कॉमन नेम है और उसके बेस पर, उसके आधार पे अगर दूसरा नाम लिखते हैं तो वह नाम हो जाता है डेरिवेटिव नेम। क्या होता है? डेरिवेटिव नेम। जैसे आप देखिए, आदमी बच्चों का ही नाम है ना, घर में बच्चों का कुछ एक अलग नाम होता है ना। जब स्कूल में आता है तो उसका नाम एक अलग हो जाता है।
और फिर बच्चों के बीच में भी एगो और नाम उसका एक्टिविटी के आधार पर एक अलग हो जाता है, पता है ना, बच्चे उसका नाम रख देते हैं, है ना। देखिए वो मेरा होगा वो तो आगे की चीज़ है, पहले आप आगे बल देखिए, देखिए और पीछे की चीज़ है, देखिए। तो बताए तो इसका मतलब बच्चे का भी 3 नाम हो गया, नहीं हो गया, ठीक है। स्कूल का नाम एक अलग, ठीक है, बच्चे का नाम, उसके बाद घर का नाम एक अलग, और जब यहाँ आए तो एक नाम अलग, और जब इंडिया लेवल पे आए तो उसका भी एक नाम अलग है, नहीं है। पूरे इंडिया में एक ही आदमी का पहचान है, वो क्या है, आधार नंबर, है ना हमारा। देखिए तो उसके कहीं भी जाके टिपिए हुए ही आदमी पहचान में आएगा, तो यूनिक हो गया। इस तरह उसका नाम होता है। तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, कॉमन नेम, डेरिवेटिव नेम, और क्या पढ़ेंगे, आयुर्पैक नेम। लेकिन मुख्य रूप से पढ़ना क्या है, आयुर्पैक नेम। कॉमन नेम, डेरिवेटिव नेम तो थोड़ा सा पढ़ना है, बाकी पढ़ना है आयुर्पैक नेम। तब फिर धीरे धीरे आगे सीखिएगा, आप अपना अपना नाम भी केमिस्ट्री में लिख सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा वेट कीजिए। तो आज रहने देखिए, और भी टाइम है, हो गया टाइम, चलिए तो आज इतना रहने दीजिए। नेक्स्ट क्लास इसको शुरू करेंगे। क्लास कोई छोड़िएगा नहीं, कोई एक भी क्लास छूटेगा